हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही मेहनत से अपने आने वाले कल के लिए एकदम काम कर रहे होंगे। अपनी स्टडी को मजबूती से कर रहे होंगे, अपने लिए एकदम बढ़िया सा पथ बना रहे होंगे, जिससे कि आप जब गाड़ी इस पर दौड़ेगी तो बहुत ही तेज़ से दौड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आपको कंटिन्यूअस रहना है, आपको लगातार मेहनत करनी है। आप किसी भी चीज़ को देखिए, कोई भी जो आपको दिखता है कि कोई बहुत ही ऐशो आराम में है, उसको आसानी से नहीं मिलता है। कड़ी मेहनत के बाद ही वो सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। बस आप उसका दूसरा पहलू नहीं देखे होते, बस सामने से जो दिख रहा होता है वही देख पा रहे होंगे। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है आपको। लगातार अपने क्लास को कर कर अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने, उनसे संबंधित प्रश्नों करना है, जिसको आप कहते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो इस आज की क्लास में हम लोग एक अच्छे से टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है वाष्पन। क्या नाम है? वाष्पन नाम है। आइए हम लोग आज का जो टॉपिक है इसको पढ़ते हैं। वाष्पन। वाष्पन को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाष्पन को आप इंग्लिश में कहते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। ठीक है, इससे संबंधित एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाते हैं, जिसको लोग बहुत ही लाइटली पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से जरूर आप क्वेश्चन पाएंगे। ठीक है, इवापोरेशन यानी कि वाष्पन। इवापोरेशन यानी कि वाष्पन। ठीक है, इवापोरेशन यानी कि वाष्पन क्या है? इवापोरेशन क्या है? वाष्पन समझते हैं। जो इवापोरेशन है, इसमें क्या होता है कि इसमें द्रव अवस्था का गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। इवापोरेशन में क्या होता है? इवापोरेशन में क्या होता है? द्रव अवस्था का गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तन होगा ये किसी विशेष ताप पर नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है? सामान्य ताप पर होता है। ये किस पर होता है? एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, सामान्य ताप पर होता है। और इवापोरेशन का जो प्रोसेस है ये पूरे द्रव में नहीं होता है, ये पूरे द्रव में नहीं होता है। क्या होगा कि ये होता है द्रव की सतह पर। ये कहाँ पर होता है? द्रव की सतह पर होता है। द्रव की सतह पर होता है। ठीक है, द्रव की सतह पर होता है। तो दो पॉइंट जो कि बहुत ही धांसू पॉइंट है इसके वाष्पन के, वो ये हैं कि वाष्पन की क्रिया कहाँ पर होती है? द्रव की सतह पर होती है। वाष्पन क्रिया कहाँ पर होती है? द्रव की सतह पर होती है। और ये जो क्रिया है ये हर एक ताप पर होगी। जो भी ताप होगा उस ताप पर ये क्रिया हो रही होगी, यानी कि इसके लिए कोई विशेष ताप की आवश्यकता नहीं होती है, ये सामान्य ताप पर होती रहती है। इसके लिए कोई विशेष ताप की आवश्यकता नहीं होती है, ये सामान्य ताप पर होती रहती है। तो अब मैं इसको यदि डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा देखिएगा। वाष्पन क्या है? वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें द्रव की सतह पर स्थित वह प्रक्रिया जिसमें द्रव की सतह पर स्थित द्रव की सतह पर स्थित वह प्रक्रिया जिसमें द्रव की सतह पर स्थित द्रव के द्रव के वह प्रक्रिया जिसमें द्रव की सतह पर स्थित वह प्रक्रिया जिसमें द्रव की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव की सतह पर स्थित द्रव के अणु द्रव के अणु गैस अवस्था में गैस अवस्था में द्रव के अणु गैस अवस्था में पहुंचते रहते हैं पहुंचते रहते हैं पहुंचते रहते हैं वाष्पन कहलाती है। वाष्पन कहलाती है। वाष्पन कहलाती है। क्लियर हो रही है बात? फिर सुनिएगा क्या है वाष्पन।
है वह प्रक्रिया जिसमें द्रव की सतह पर स्थित वह प्रक्रिया जिसमें द्रव की सतह पर स्थित द्रव के अणु गैस अवस्था में पहुंचते रहते हैं वाष्पन कहलाती है। आपको मैंने यहाँ पर दिखाया कि जो द्रव की सतह पर द्रव है या द्रव के अणु हैं उनका सामान्य ताप पर गैस अवस्था में परिवर्तन उनका सामान्य ताप पर गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। ऐसा ही कुछ हुआ करता है किसमें? ऐसा ही कुछ हुआ करता है क्वथन में भी। ऐसा ही कुछ हुआ करता है क्वथन में, बॉयलिंग में भी होता है। बॉयलिंग में क्या होता है? बॉयलिंग में भी द्रव जो है, बॉयलिंग में भी जो द्रव है वो किसमें परिवर्तित होता है? बॉयलिंग में भी जो द्रव है वो किसमें परिवर्तित होता है? वो गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। लेकिन ये क्या होता है? विशेष ताप पर होता है, विशेष ताप पर। और ये क्या होता है? ये द्रव की सतह पर नहीं होता है, ये द्रव की सतह पर नहीं होता है, ये संपूर्ण द्रव में होता है। संपूर्ण द्रव में, ठीक है ना? ये किस में होगा? संपूर्ण द्रव में होगा। तो ये क्या है? ये क्वथन है। इसको आप क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कई बार कि इवोपरेशन यानी कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है? वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है? ठीक है ना? वाष्पन एवं क्वथन में क्या अंतर है, ये पूछा गया है। देखिएगा, संपूर्ण द्रव में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कि द्रव एक विशेष ताप पर गैस अवस्था में परिवर्तित होता है वो क्या कहलाता है? क्वथन कहलाती है। और विशेष ताप को आप क्या कहते हैं? इस विशेष ताप को आप कहते हैं क्वथनांक। इस विशेष ताप को आप क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हर एक द्रव का क्या होता है? हर एक द्रव का एक क्वथनांक बिंदु या क्वथनांक होता है। क्वथनांक बिंदु है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? विशेष ताप को आप बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। क्या बोलते हैं? क्वथनांक बिंदु, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझ लीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? क्वथन का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण द्रव में होने वाली वह प्रक्रिया, संपूर्ण द्रव में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें द्रव विशेष ताप पर गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसमें विशेष ताप पर द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथन यानी कि बॉइलिंग कहलाती है। क्वथन वह विशेष ताप जिस पर यह प्रक्रिया होती है क्वथनांक बिंदु या क्वथन बिंदु कहलाता है। क्वथनांक या फिर क्वथन बिंदु कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बोलो, क्लियर हो रही है बात? बोलो, क्लियर हो रही है बात? अब यदि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अंतर लिखना चाहें तो अंतर भी लिख सकते हैं। वाष्पन एवं क्वथन में अंतर, वाष्पन एवं क्वथन में अंतर। वाष्पन एवं क्वथन यानी कि इवोपरेशन एंड बॉइलिंग में डिफरेंस, क्वथन में अंतर। क्वथन में अंतर, क्वथन में अंतर। ठीक है, इन दोनों ही प्रक्रिया में, इन दोनों ही प्रक्रिया में क्या हो रहा है? आपको दिख जो रहा है वो यही दिख रहा है ना कि दोनों ही प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है? द्रव अवस्था का गैस अवस्था में परिवर्तन। द्रव अवस्था का किस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है? गैस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। द्रव अवस्था का किसमें परिवर्तन हो रहा है? गैस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो यहाँ पर कि वाष्पन एवं क्वथन में अंतर जब हम लोग देखेंगे तो पहले तो यही देखेंगे ना कि दोनों में हो क्या रहा है? दोनों में हो क्या रहा है? दोनों में द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। दोनों में द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, अंतर देख लीजिए। एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? एक तरफ हम लोग क्वथन लिख देते हैं, एक तरफ हम लोग क्या लिख देते हैं? वाष्पन लिख देते हैं, है ना? एक तरफ क्या हो जाएगा? वाष्पन हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ हो जाएगा क्वथन। एक तरफ क्या हो जाएगा? वाष्पन, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? क्वथन हो जाएगा। बोलो बच्चे, ठीक है कि नहीं? एक तरफ हो जाएगा वाष्पन और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ हो जाएगा क्वथन। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? क्वथन हो जाएगा।
फर्स्ट देखिएगा, पहला पॉइंट, ये जो वाष्पन क्रिया होती है ये किस पर होती है? तो अभी आपने कहा कि ये हर एक ताप पर होती है, यानी कि इसके लिए कोई विशेष ताप की आवश्यकता नहीं है, ये सामान्य ताप पर होगी। ये क्या होता है? सामान्य ताप पर होने वाली क्रिया है, सामान्य ताप पर होने वाली क्रिया है। बोलो, ये सामान्य ताप पर होने वाली क्रिया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिएगा, ये क्या है? ये है क्वथन जो है संपूर्ण द्रव में। ये किस में होती है? संपूर्ण द्रव में होती है, संपूर्ण द्रव में होती है, संपूर्ण द्रव में होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो द्रव है, जो द्रव की सतह पर, वही केवल गर्म होगा, पूरा द्रव गर्म नहीं होगा। इसमें क्या होता है? संपूर्ण द्रव क्या होता है? गर्म होता है ना। सतह वाला द्रव गर्म, सतह वाला, सतह वाला द्रव क्या होगा? सतह वाला द्रव गर्म होगा, सतह वाला द्रव क्या होगा? गर्म होगा, ठीक है। सतह वाला द्रव क्या होगा? सतह पर स्थित, है ना। सतह पर स्थित, सतह पर स्थित द्रव, सतह पर स्थित द्रव क्या होगा? गर्म। सतह पर स्थित द्रव क्या होगा? गर्म होगा। जबकि यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? संपूर्ण द्रव गर्म होगा। संपूर्ण द्रव क्या होगा? गर्म होगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर देखिएगा, थर्ड नंबर पर ये क्रिया कहाँ होती है? द्रव की सतह पर। अच्छा, यहाँ पर जो संपूर्ण द्रव वाला है, यहाँ की जगह पर क्या आएगा? विशेष ताप। यहाँ पर बुलबुलों का निर्माण नहीं होगा, जबकि इसमें क्या होगा? इसमें बुलबुले बनेंगे। इसमें क्या होगा? बुलबुले बनेंगे। इसमें जो एनर्जी लगेगी, इसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? कम होगी। ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी? ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। जबकि यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा होगी। यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं आसानी से अंतर किसमें? वाष्पन और क्वथन में। इस तरीके से आप वाष्पन एवं क्वथन में आसानी से अंतर देख सकते हैं। देख पा रहे हैं? वाष्पन और क्वथन में आप आसानी से अंतर देख सकते हैं। बोलो, क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? टेल मी। ठीक है, ये हो जाएगा वाष्पन और क्वथन में अंतर। अब यहाँ पर हम लोग डेली लाइफ में वाष्पन के बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं, उनको पहले समझते हैं और फिर वाष्पन में और भी कुछ अच्छी चीजें देखते हैं। वाष्पन के, वाष्पन के दैनिक जीवन में, वाष्पन के दैनिक जीवन में, वाष्पन के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, वाष्पन के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ इवापोरेशन इन डेली लाइफ, एप्लीकेशंस ऑफ इवापोरेशन इन डेली लाइफ।
वाष्पन के दैनिक जीवन में उपयोग, है ना, वाष्पन के दैनिक जीवन में उपयोग। पहला 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 सबसे पहला है, कपड़े जो होते हैं, गीले कपड़े वो सूख जाते हैं, तो गीले कपड़ों का सूखना, गीले कपड़ों का सूख जाना, गीले कपड़ों का सूखना, ये किसका उदाहरण है? गीले कपड़ों का सूखना ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपके वाष्पन का। किसका उदाहरण है? वाष्पन का। गीले कपड़ों का सूखना ये किसका उदाहरण है? ये वाष्पन का उदाहरण है, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? पसीने का सूखना, पसीने का सूख जाना, पसीने का सूख जाना ये भी किसका उदाहरण है? पसीने का सूखना या सूख जाना ये भी वाष्पन का उदाहरण है। तीसरा है गर्म चाय का ठंडी हो जाना, गर्म चाय का ठंडी हो जाना, गर्म चाय का ठंडी हो जाना किसका एग्जाम्पल है? वाष्पन का एग्जाम्पल है। गर्म चाय का ठंडी हो जाना, गर्म चाय का ठंडी हो जाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, गर्म चाय का ठंडी हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा फटाफट, यहाँ पर होगा चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर, हाँ, क्या होना? नए मटके के पानी का ठंडा होना, नए मटके का, नए मटके, नए मटके के पानी का, नए मटके के पानी का ठंडा होना, नए मटके के पानी का ठंडा होना, ठीक है। नए मटके के पानी का ठंडा होना, नए मटके के पानी का ठंडा होना, पानी का ठंडा होना, नए मटके के पानी का ठंडा होना। इसके बाद और देखिएगा, और क्या है यहाँ पर? और है कूलर का ठंडी हवा देना, कूलर का ठंडी हवा देना, कूलर का ठंडी हवा देना, कूलर का ठंडी हवा देना। अब इनको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि वो जो वाष्पन जो आपने अभी पढ़ा वो अच्छे से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, वो अच्छे से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। सुनना, क्या है? पहला है गीले कपड़ों का सूख जाना, गीले कपड़ों का सूख जाना। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, जो गीले कपड़े हैं क्या किसी विशेष मौसम में सूखते हैं? क्या किसी विशेष ताप पर सूखते हैं? नहीं, गीले कपड़े हर एक मौसम में सूखते हैं। गीले कपड़े हर एक मौसम में सूखेंगे, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप में सुखाओ, चाहे कमरे के अंदर सुखाओ, कैसे भी सुखाओ आप गीले कपड़े सूखते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कभी जल्दी कभी देर में सूखेंगे, लेकिन गीले कपड़ों का सूखना जो होता है वो हर एक मौसम में होता है। जब गीले कपड़ों को आप सुखाने जाते हैं तो उनको अच्छी तरीके से फैला के डालते हैं, उनको अच्छी तरीके से फैला के डालते हैं। रीज़न क्या होता है कि अधिक से अधिक सतह का जो संपर्क है ये आपका किससे हो सके? वायुमंडल से हो सके। अधिक से अधिक सतह का संपर्क किससे हो सके? वायुमंडल से हो सके। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमेशा जब भी आप गीले कपड़ों को देखेंगे तो पहले जो बाहर की पार्ट है, मतलब जो सतह खुली हुई है, जो सतह है वही तो क्या होगा? जो खुली सतह है वही तो होगा वाष्पन की क्रिया, उसी पर तो होगी वाष्पन क्रिया। तो वाष्पन क्रिया सामान्य ताप पर हो गई और खुली सतह पर हो गई। पसीने का सूखना, पसीना जो है हमारी त्वचा पर ऊपर आता है। पसीना जब हमारी त्वचा पर ऊपर आया तो ये क्या हो गई? सतह हो गई ना, त्वचा के ऊपर आया, त्वचा की सतह पर आया तो ये ऊपर हो गई। और पसीना धीरे धीरे क्या होता है? पसीना के जो कण होते हैं या कह सकते हैं द्रव के जो कण होते हैं धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया वाष्पन का उदाहरण। फिर है गर्म चाय का ठंडी होना। जब आप चाय को क्या करते हैं? पीते हैं। जब आप चाय को पीते हैं तो गरम गरम चाय तो पीने ही लेते हैं जिससे कि आपकी जीभ जल जाए, ऐसा तो करोगे नहीं। तो पीने से पहले आप क्या करते हैं? फूंकते हैं। फूंकते हैं तो क्या पूरी चाय ठंडी हो जाती है? नहीं, जो ऊपर होता है, जो सतह पर होती है चाय, जो सतह पर चाय होती है वही ठंडी होती है और उसी को तो आप सिप करते हैं, उसी को तो आप पीते हैं, ठीक है। नए मटके के पानी का ठंडा होने में क्या होता है? जो मटका होता है जब आप इसको देखेंगे, जब नया नया होता है तो इसमें बहुत ही हल्के हल्के क्या बने होते हैं? छिद्र बने होते हैं, जिससे कि जल और वायु का संचार आपस में हो जाता है और इससे क्या होता है कि पानी ठंडा आसानी से हो जाता है। जब पुराना होता जाता है तो ये छिद्र क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं, जिससे कि वाष्पन क्रिया क्या हो जाती है? अवरोधित हो जाती है, जिससे कि मटका पानी को ठंडा नहीं कर पाता है।
कूलर का ठंडी हवा देना, जब आप कूलर में पानी डालते हैं तभी तो कूलर ठंडी हवा देता है, अन्यथा नहीं देता है, अन्यथा तो वैसे ही रहेगा जैसे पंखा रहता है। ठीक है, तो कूलर का ठंडी हवा देना तभी हो पाता है जब जल का क्या होता है, वाष्पन होता है, जब जल का क्या होता है, वाष्पन होता है। ठीक है, जब जल का क्या होता है, वाष्पन होता है। एक उदाहरण और है, यहाँ पर यदि आपको नमक बनाना है, समुद्री जल से नमक बनाना है, आपको क्या करना है, समुद्री जल से नमक बनाना है, तो आप क्या करेंगे, वाष्पन की क्रिया ही अपनाएंगे। समुद्री जल से नमक बनाना, समुद्री जल से नमक बनाना, समुद्री जल से नमक बनाना, इस प्रोसेस में भी क्या होता है, इसमें भी वाष्पन ही हो रहा है। समुद्री जल से नमक बनाना या नमक तैयार करना, ये भी किससे हो रहा है, वाष्पन से ही हो रहा है। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। एक बार वाष्पन को आप थोड़ा सा समझिए कि वाष्पन में होता कैसे है, वाष्पन में होता कैसे है। ये है आपकी द्रव की सतह, ये क्या है, ये है आपका द्रव, ये क्या है, द्रव है। और द्रव की सतह पर जो स्थित द्रव के अणु हैं, ये ऐसी अवस्था में स्थित होते हैं या इनके पास ऐसी एनर्जी होती है कि थोड़ी सी एनर्जी कहीं से और मिल जाए, थोड़ी सी एनर्जी और कहीं से मिल जाए। मैं ये बता रहा हूं कि ये क्या है, द्रव की सतह है, ये क्या है, द्रव की सतह है। और ये क्या है, द्रव की सतह पर स्थित द्रव के अणु हैं। ये क्या है, ये है द्रव की सतह पर स्थित द्रव के अणु। ये क्या है, द्रव की सतह पर स्थित द्रव के अणु हैं। जब ये अणु जो हैं, ये द्रव की सतह को छोड़कर, ये जो अणु हैं ये द्रव की सतह को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो ये किस अवस्था में आ जाएंगे, ये गैस अवस्था में आ जाएंगे। इसी को आप क्या कहते हैं, वाष्पन। और वाष्पन जो है निरंतर चलता रहता है, कोई भी तापमान होगा वाष्पन की क्रिया चलती रहती है। वाष्पन की क्रिया में सबसे ड्राइविंग फोर्स के रूप में कौन हो जाता है, सूर्य का प्रकाश। वाष्पन क्रिया में सबसे ड्राइविंग फोर्स के रूप में कौन हो जाता है, सूर्य का प्रकाश हो जाता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश हमेशा ऐसी एनर्जी देता रहता है जिससे कि द्रव की सतह पर से जो द्रव के अणु हैं उनको एनर्जी मिल जाती है, वो द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, द्रव की सतह को छोड़कर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर समुद्री जल से नमक बनाना है। समुद्री जल से नमक बनाने के लिए क्या करते हैं कि समुद्रों के आसपास, समुद्रों के आसपास क्या होती हैं, छोटी छोटी क्यारियाँ बना ली जाती हैं। समुद्रों के आसपास, समुद्र तटीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर आसपास क्या कर ली जाती है, समुद्र किनारे छोटी छोटी क्यारियाँ बना ली जाती हैं। इन क्यारियों में क्या किया जाता है, इन क्यारियों में समुद्री जल को भर दिया जाता है, इन क्यारियों में समुद्री जल को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, समुद्री जल को भर दिया जाता है। ठीक है, समुद्री जल को क्या करेंगे, आप भर देंगे। समुद्री जल को जब आप भर देंगे तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है दिन के समय पर, दिन के समय पर जब तापमान ज़्यादा होता है, समुद्र का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो जल है ये वाष्पीकृत हो जाता है और यहाँ पर नमक का ढेर रह जाता है, यहाँ पर नमक का ढेर रह जाता है। तो नमक कैसे बनाते हैं, समुद्री जल से नमक कैसे बनाते हैं, समुद्र के आसपास छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेते हैं, तटीय क्षेत्रों में छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेते हैं, उन क्यारियों में समुद्र का जल भर देते हैं और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये जो जल है ये वाष्पीकृत हो जाता है। जल क्या होता है, ये वाष्पीकृत हो जाता है और नमक का ढेर नीचे बचा रह जाता है। नमक का ढेर क्या होता है, नमक का ढेर नीचे बचा रह जाता है। इसी तरीके से आप नमक और जल के मिश्रण को अलग करते हैं, इसी तरीके से आप चीनी और जल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं, चीनी और जल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। किससे, आप वाष्पन क्रिया से अलग कर सकते हैं, वाष्पन क्रिया से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। बोलो, हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप यहाँ पर कर लेंगे। इतना समझ में आ गया है। अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पन को प्रभावित करने वाले, वाष्पन को प्रभावित करने वाले, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये जो कारक है मैं इनको बहुत ही आसानी से आपको समझा दूंगा, बस आप थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को समझिएगा। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, गीले कपड़े तो हर एक मौसम में सूख जाते हैं, गीले कपड़े तो हर एक मौसम में सूख जाते हैं, लेकिन गीले कपड़े जल्दी कब सूख जाते हैं, तो आप कहेंगे सर गीले कपड़े गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं और ठंडियों में देर से सूखते हैं। गीले कपड़े यदि हम धूप में रख रहे हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, यदि कमरों के अंदर रख रहे हैं, कमरे के अंदर रख रहे हैं तो उनको सूखने में क्या लगता है, टाइम लगता है। यानी कि जो तापमान है,
गर्मी, सर्दी, धूप, कमरे के अंदर, है ना, तापमान का अंतर है। और जो तापमान है जब ज़्यादा है, यानी कि धूप में आप कपड़ों को सुखा रहे हैं या जब गर्मियों में सुखा रहे हैं, तो गीले कपड़े क्या हो रहे हैं, जल्दी सूख जा रहे हैं। गीले कपड़े क्या हो रहे हैं, जल्दी सूख जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, गीले कपड़ों का जल्दी सूख जाना, गीले कपड़ों का जल्दी सूख जाना इस बात का इंडिकेशन कर रहा है कि तापमान बढ़ने पर वाष्पन की क्रिया क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो तापमान बढ़ने पर वाष्पन क्रिया बढ़ रही है और तापमान घटने पर वाष्पन क्रिया घट रही है। तो टेम्परेचर है ना जो वाष्पन को प्रभावित कर रहा है, तापमान है कि नहीं है कि जो वाष्पन को प्रभावित कर रहा है, और किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। वाष्पन की जो क्रिया है ये तापमान के साथ कैसा संबंध रखती है, ऐसा संबंध रखती है। यदि तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पन की क्रिया भी बढ़ेगी, और यदि तापमान घटेगा तो वाष्पन की क्रिया भी क्या होगी, घटेगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वाष्पन और तापमान में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पन क्रिया भी बढ़ेगी, तापमान घटेगा तो वाष्पन की क्रिया भी घटती है। बोलो, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ठंडियों की अपेक्षा। धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं कमरे के अंदर की अपेक्षा। यानी कि बात कर रहे हो आप किसकी, तापमान की। जब तापमान बढ़ रहा है, जब तापमान बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, तापमान बढ़ने पर आप देख रहे हैं कि वाष्पन की क्रिया तीव्र हो जा रही है। और जब तापमान घट रहा है तो वाष्पन क्रिया क्या होती है, घट जाती है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वाष्पन जो है तापमान से प्रभावित हो रहा है और ऐसा संबंध रखता है। ठीक है, आ जाओ दूसरा देखना। जब आपको गीले कपड़े सुखाने होते हैं, जब आपको गीले कपड़े सुखाने होते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि जैसे गट्ठर बना के आप कपड़ों को धुलते हैं, जैसे गट्ठर बनाकर आप कपड़ों को धुलते हैं, वैसे गट्ठर आप अ, सुखाने के लिए रख देंगे। रख देंगे तो सूख तो जाएगा लेकिन बहुत देर सूखेगा। जितना कपड़ों को दूर दूर फैलाते हैं आप, जितने कपड़ों को एकदम एटमॉस्फेयर के संपर्क में लेकर आएंगे, जितना कपड़ों को वातावरण के संपर्क में ले आएंगे, जितना ही सतह क्या हो जाएगी, खुली रहेगी, उतना ही आसानी से कपड़े सूख जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, जितना अधिक सतह का क्षेत्रफल होगा, वाष्पन क्रिया उतनी ही क्या होगी, तीव्र होगी। वाष्पन क्रिया उतनी ही क्या होगी, तीव्र होगी। सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, वाष्पन की क्रिया उतनी ही तीव्र होगी। मतलब कहा आपने क्या, मतलब कहा कि सतह का क्षेत्रफल जो है ये वाष्पन क्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। सतह का क्षेत्रफल जो है ये वाष्पन क्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। सतह का जो क्षेत्रफल है ये वाष्पन क्रिया को प्रभावित करता है। सतह का क्षेत्रफल जो है वाष्पन क्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, सतह का क्षेत्रफल जितना खुला हुआ सतह का क्षेत्रफल होगा, सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पन क्रिया उतनी तीव्र होती है। सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा वाष्पन क्रिया कितनी उतनी ही क्या होती है, कम होती है। सपोज दैट आप टी लवर्स हैं, आप चाय पीना पसंद करते हैं, बिना चाय पिए कहीं आते जाते नहीं हैं, खास तौर से मॉर्निंग में। और सुबह मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग आपकी ट्रेन है और आप ट्रेन के लिए लेट हो रहे हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो रहे हैं। ट्रेन हो सकता है कि छूट जाए यदि आप लेट हुए तो, लेकिन फिर भी आप चाय पी के जाना चाह रहे हैं। तो चाय यदि कप में है तो कप में यदि चाय पियेंगे तो जल सकते हैं और चाय पी नहीं पाएंगे आप। तो कप से चाय को आप किस में डालें, कप से चाय को आपने किस में डाला, कप से चाय को आपने किस में डाला, आपने कटोरी में डाला। किस में डाला, कटोरी में डाला। कटोरी में डालने पर क्या होगा, चाय जल्दी ठंडी हो जा रही है, तभी तो आप आसानी से पी रहे हैं। और जल्दी पीना है तो आप किस में डालेंगे, प्लेट में डाल देंगे। ठीक है, प्लेट में डाल देंगे और एकदम चुपुर चुपुर पी लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि कप में चाय ठंडी नहीं हो रही थी तो आपने कटोरी में डाला, कटोरी में ठंडी नहीं हो पा रही थी आसानी से तो आपने प्लेट में डाला। हर बार क्या कर रहे हैं, हर बार देखो ना, सतह का क्षेत्रफल, यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल इतना है, यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल इतना है, यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल इतना है। हर बार आप सतह का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चाय जल्दी ठंडी हो रही है। चाय का, गर्म चाय का ठंडी होना वाष्पन का एग्जाम्पल है। यानी कि चाय जल्दी ठंडी हो रही है, यानी कि वाष्पन तेज हो रहा है। चाय जल्दी ठंडी हो रही है, चाय का जल्दी ठंडा होना ये बता रहा है कि वाष्पन क्रिया क्या हो रही है, तीव्र हो रही है। वाष्पन क्रिया क्या हो रही है, तीव्र हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि सतह का क्षेत्रफल और वाष्पन में क्या सिमिलरिटी है, क्या यहाँ पर क्या संबंध है। तो वाष्पन जो है सतह के क्षेत्रफल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, ये देखो, इनको आप ऐसे याद रखोगे, इनको आप ऐसे याद रखोगे तो आप
कभी भूलोगे नहीं। जैसे मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा रहा हूं, यदि आप ऐसे ही समझकर याद रखोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और यदि आप सोचो कि आप रट डालोगे इनको, तो ना रट नहीं पाओगे। आपको इनको एग्जांपल्स के थ्रू लंबे समय तक समझना है। यदि सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है, यदि सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो फिर क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पन की क्रिया भी तीव्र होगी, वाष्पन की क्रिया भी क्या होगी, तीव्र होगी, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, चाय को ठंडी करने के लिए कप से कटोरी में, कटोरी से प्लेट में ले लेते हैं ताकि ठंडी हो जाए। और कपड़ों को सुखाने के लिए कपड़ों को दूर दूर फैलाते हैं कि पार्ट उनका अलग अलग करके अच्छे से फैलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सतह का क्षेत्रफल। अब देखो, यदि आपको यदि आपको गीले कपड़े जल्दी सुखाना है और बाहर क्या हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो आप धूप में तो डाल नहीं पाएंगे, धूप में तो डाल नहीं पाएंगे। यदि गीले कपड़ों को आपको जल्दी सुखाना है और बाहर बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो आप जल्दी तो बाहर तो सुखा नहीं पाएंगे। आप जल्दी सुखाने के लिए क्या करेंगे, कमरे के अंदर सुखाएंगे। जब कमरे के अंदर सुखाएंगे तो बताओ, पंखे के नीचे सुखाएंगे कि पंखे से दूर सुखाएंगे, तो आप कहेंगे पंखे के नीचे सुखाएंगे। पंखा बंद करके सुखाएंगे कि पंखा चलाकर सुखाएंगे, आप कहोगे सर पंखा चला के सुखाएंगे। फिर आपसे कहेंगे फिर आपसे कहेंगे कि ये बताइए कि पंखा को एक नंबर पर चलाओगे, रेगुलेटर होगा उसमें, रेगुलेटर रहता है ना जिससे स्पीड कम ज्यादा करते हैं, या 5 नंबर पर चलाओगे, तो आप कहोगे सर 5 नंबर पर चलाएंगे, हमको ज्यादा स्पीड चाहिए ना। ज्यादा स्पीड से क्या होगा, ज्यादा स्पीड से जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। यानी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हवा की गति बढ़ाने के लिए, हवा की गति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जहां पर हवा की गति ज्यादा होगी, जहां पर हवा की गति क्या होगी, ज्यादा होगी, जहां पर हवा या वायु की गति क्या होगी, वायु की गति जहां पर ज्यादा होगी, वहां पर वाष्पन क्रिया क्या होगी, तीव्र होगी। जहां पर वायु की गति क्या होगी, वायु की गति जहां पर ज्यादा होगी, जहां पर वायु की गति क्या होगी, ज्यादा होगी, जहां पर वायु की गति क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पर वाष्पन क्रिया क्या होगी, तीव्र होगी। आप कहेंगे कि हवा जब तेज चलेगी तो गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वाष्पन जो है इसको वायु की गति क्या करती है, प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि वायु की गति क्या होगी, वायु की गति ज्यादा होगी, वायु की गति क्या होगी, वायु की गति ज्यादा होगी, तो वाष्पन की क्रिया भी क्या होगी, वाष्पन की क्रिया भी तीव्र हो जाएगी। वायु गति कम होगी तो वाष्पन क्रिया भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये हो गए आपके 3 फैक्टर। अब आप देखो कि आप बरसात के मौसम में क्या फील करते हो, बरसात के मौसम में ये फील करते हो कि बरसात में आसानी से पसीना नहीं सूखता है। चाहे आप धूप में हो, चाहे आप हवा के नीचे मतलब पंखे के नीचे बैठे हो, चाहे हवा चल रही हो चाहे नहीं, उसमें आसानी से नहीं सूखता है। बरसात के मौसम में आपको पसीना सूखने में क्या लगता है, टाइम लगता है। बरसात के मौसम में पसीना सूखने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बरसात का मतलब है पहले से ही वायुमंडल में आर्द्रता या नमी, वायुमंडल में पहले से ही जलवाष्प की मात्रा है, वायुमंडल पहले से ही क्या है, जलवाष्प की मात्रा है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पहले से होना, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पहले से होना क्या कहला रहा है, कि पहले से ही वो जगह भरी हुई है। पहले से ही ये जगह क्या है, पहले से ही ये जगह भरी हुई है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पहले से ही अवेलेबल है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्या है, पहले से ही अवेलेबल है, पहले से ये जगह भरी हुई है। जब जगह खाली ही नहीं है तो बताओ द्रव की सतह पर इससे जो द्रव के अणु है वो कैसे छोड़कर चले जाएं द्रव की सतह को। जब जगह ही पूरी भरी हुई है तो नहीं जा पाएंगे ना आसानी से। तो बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि पसीना देर से सूखता है, गीले कपड़े भी देर से सूखते हैं। ऐसा इसलिए होता है तो बरसात का मतलब होता है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होना। वायुमंडल जलवाष्प की मात्रा अधिक होने का मतलब आर्द्रता या नमी अधिक होना। जब पहले से ही वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अवेलेबल है, आर्द्रता या नमी अवेलेबल है, तो वाष्पन क्रिया क्या हो जाएगी, धीरे होगी। वाष्पन क्रिया क्या होगी, धीरे होगी। तो वाष्पन की जो क्रिया है वो क्या होती है, वो धीरे होती है। आर्द्रता या नमी,
आर्द्रता या नमी, ठीक है ना। आर्द्रता या नमी कैसे प्रभावित करती है? आर्द्रता या नमी बढ़ने पर वाष्पन क्रिया क्या हो जाती है? वाष्पन की क्रिया घट जाती है। यानी कि वाष्पन और नमी में क्या संबंध है? ये 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो रहा है, 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो रहा है। नमी क्या हो जा रही है? नमी बढ़ने पर, आर्द्रता या नमी बढ़ने पर वाष्पन क्रिया क्या हो जाती है? घट जाती है। आर्द्रता या नमी बढ़ने पर वाष्पन क्रिया क्या होती है? घट जाती है। आर्द्रता या नमी बढ़ने पर वाष्पन क्रिया क्या हो जानी है? घट जानी है, ठीक है ना। आर्द्रता या नमी बढ़ने पर वाष्पन क्रिया क्या होनी है? घट जानी है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अब एक पांचवा फैक्टर हुआ जिसको आपको और समझ लेना है। पांचवा फैक्टर एक है जिसको आपको और अच्छे समझ लेना है। इसका नाम है दाब। इसका नाम क्या है? दाब है, वायुमंडलीय दाब। आप मुझे बताइए, दाब जो है, वायुमंडलीय दाब, वो हमेशा नीचे क्यों लगेगा कि नहीं? वो हमेशा किधर क्यों लगेगा? नीचे क्यों लगेगा? यदि आप वायुमंडलीय दाब बढ़ाएंगे, यदि आप वायुमंडलीय दाब बढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे? ये जो द्रव की सतह पर स्थित द्रव के अणु हैं, वायुमंडलीय दाब बढ़ाकर आप द्रव की सतह पर स्थित जो द्रव के अणु हैं, इन्हें क्या कर रहे होंगे? रेस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे। इन्हें क्या कर रहे होंगे? रेस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे। क्या करने से? सतह को छोड़कर जाने से। यदि आप द्रव की सतह पर वायुमंडलीय दाब बढ़ाते हैं, यदि आप द्रव की सतह पर वायुमंडलीय दाब बढ़ाते हैं, वायुमंडलीय दाब बढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे? इन द्रव के सतह पर स्थित द्रव के अणुओं को क्या कहेंगे? जाने नहीं दूंगा तुझे, जाने नहीं दूंगा तुझे। यानी कि इनको जाने से क्या करेंगे? आप रोकेंगे। इनको जाने से आप क्या करेंगे? रोकेंगे, रेस्ट्रिक्शन बढ़ाएंगे, जाना आप अवरोधित करेंगे। तो जब दाब बढ़ाया तो वायुमंडलीय जब दाब बढ़ाया तो जो द्रव की सतह पर स्थित द्रव के अणु हो वो आसानी से द्रव की सतह को छोड़कर नहीं जा पाए। यानी कि वाष्पन क्रिया क्या हो गई? वाष्पन क्रिया पहले से धीरे हो गई। वाष्पन क्रिया क्या हुई? पहले से धीरे हो गई। यानी कि दाब बढ़ा देंगे तो वाष्पन क्रिया घट जाएगी, दाब बढ़ा देंगे तो वाष्पन क्रिया घट जाएगी, दाब घटा देंगे तो वाष्पन क्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस प्रकार से वाष्पन और दाब में कैसा संबंध है? वाष्पन और दाब में ऐसा संबंध है। वाष्पन और दाब में कैसा संबंध है? ऐसा संबंध है। बोलो, क्या समझ पा रहे हो? टेल में, क्या आप इतनी बात समझ पाए हो? जल्दी से आप लोग मुझे आंसर करिएगा। क्या आप इतनी बात अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए हो? ओके, क्लियर हो रही है। तो ये कुछ वाष्पन संबंधित रिलेटेड पॉइंट हो जाते हैं। जब आपने इतना समझ लिया है, तो इतना अच्छे से जब क्लियर कर लिया है, तो इस पर आधारित मैं एक प्रश्न आप लोगों को दे देता हूं। इस पर आधारित मैं प्रश्न आप लोगों को एक दे देता हूं, जरा समझिएगा कौन सा प्रश्न है। प्रश्न है आपका कुछ ऐसा, ऐसा प्रश्न है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसमें, निम्नलिखित में से किसमें, निम्नलिखित में से किसमें वाष्पन की क्रिया न्यूनतम होगी? निम्नलिखित में से किसमें वाष्पन की क्रिया न्यूनतम होगी? निम्नलिखित में से किसमें वाष्पन की क्रिया न्यूनतम होगी? देखिए, निम्नलिखित में से किसमें वाष्पन क्रिया न्यूनतम होगी, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन समझिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शन है? अधिक ताप एवं अधिक सतही क्षेत्रफल, अधिक ताप एवं अधिक सतही क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा है अधिक ताप, यानी कि हाई टेम्परेचर एंड लेस, मतलब कम, लो सरफेस एरिया, लो सरफेस एरिया, कम सतही क्षेत्रफल। कम सतही क्षेत्रफल। फिर देखिए, आगे चलेंगे। यहां पर है कम तापमान, कम ताप एवं एवं अधिक सतही क्षेत्रफल। अधिक सतही क्षेत्रफल। और लास्ट में है आपका कम तापमान,
कम तापमान एवं कम सतही क्षेत्रफल। फटाफट देखते ही आप आंसर करो, क्योंकि अब आप हो गए हो एक्सपर्ट। अब आपको मैंने बता दिया है सब कुछ। कम सतही क्षेत्रफल, फटाफट आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो, क्या होगा जल्दी से। आप इन फैक्टर्स को पहले देख लो, एक बार इन फैक्टर्स को देख लो, कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या हो तो मुझे बता दो। इन फैक्टर्स को आप समझ लो अच्छे से। जब आप इन फैक्टर्स को अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगला प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर करने में। अगला प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर करने में, बोलो फटाफट बताओ, समझ गए हो। अब यहाँ पर तापमान और सतह के क्षेत्रफल से संबंधित दो चीजों को लेकर मतलब दोनों को मिलाकर एक साथ प्रश्न पूछ लिया है। दोनों को एक साथ मिलाकर प्रश्न पूछ लिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें वाष्पन की क्रिया न्यूनतम होगी। मतलब ये बताना है कि चारों ऑप्शन में कब जाकर वाष्पन न्यूनतम हो जाएगा। इन चारों में कब जाकर वाष्पन क्रिया क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। फटाफट आंसर करो, फटाफट फटाफट आंसर कर दो बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। निम्नलिखित में से किसमें वाष्पन की क्रिया न्यूनतम होगी, निम्नलिखित में से किसमें वाष्पन की क्रिया न्यूनतम होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन उसको पढ़िए, क्या लिखा है, अधिक तापमान एवं अधिक सतही क्षेत्रफल। अधिक ताप एवं अधिक सतही क्षेत्रफल, जब तापमान भी ज्यादा हो और सतह का क्षेत्रफल भी ज्यादा हो तब तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है वाष्पन के कम होने की। भाई तापमान और वाष्पन में कैसा संबंध है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पन भी बढ़ेगा। लो यहाँ पर तापमान ज्यादा है कि नहीं, अधिक तापमान है। और सतह का क्षेत्रफल और वाष्पन में क्या संबंध है, सतह का क्षेत्रफल और वाष्पन में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है, यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन भी बढ़ेगा। यहां पर देखो ना, अधिक तापमान और अधिक सतही क्षेत्रफल होने पर वाष्पन न्यूनतम नहीं, वाष्पन क्या हो जाएगा, वाष्पन अधिकतम हो जाएगा। वाष्पन क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। वाष्पन क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। बोलो बच्चे, हो जाएगा कि नहीं, वाष्पन क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। वाष्पन क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अधिक ताप एवं कम सतही क्षेत्रफल, अधिक ताप होने पर वाष्पन क्रिया तेज होगी, कम सतही क्षेत्रफल होने पर वाष्पन क्रिया कम होगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ओवरऑल कम हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ा रहा है वाष्पन को और एक क्या कर रहा है, घटा रहा है। अब दोनों का इफेक्ट जो होगा वो कितना प्रभावी है, उससे सबसे कम तो नहीं होगा। कम ताप होने पर वाष्पन क्रिया कम होगी, लेकिन अधिक सतही क्षेत्रफल होने पर वाष्पन क्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस केस में वाष्पन क्रिया न्यूनतम या अधिकतम होगी। तो वाष्पन क्रिया न्यूनतम या अधिकतम नहीं कह पाएंगे। लेकिन तापमान भी कम होना और सतह का क्षेत्रफल भी कम होना हमसे क्या कह रहा है, तापमान भी कम होना और सतह का क्षेत्रफल भी कम होना, यानी कि दोनों चीजें कम हैं। दोनों चीजें क्या हैं, दोनों चीजें कम हैं। तापमान भी कम है, वाष्पन कम होगा, सतह का क्षेत्रफल भी कम है, सतह का क्षेत्रफल वाष्पन भी कम होगा। दोनों ही केस में वाष्पन कम होंगे। अब दोनों से आप ये तो लगा ही दोगे ना कि वाष्पन क्रिया किसमें न्यूनतम हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। एक बार बताओ सब लोग की समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताओ कि सब लोग समझ में आया कि नहीं आया, बोलो फटाफट। आ गया होगा, आ गया होगा, ठीक है, बोलो ना, आ गया होगा। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हम लोगों ने बात किया है, यहां पर हम लोगों ने दोनों को इफेक्ट करने, दोनों के एक साथ इफेक्ट को देखा है वाष्पन पर, ठीक है, कर लोगे। अच्छा, आपने नाम सुना होगा जल चक्र का, वाटर साइकिल का नाम सुना होगा। वाटर साइकिल में वाष्पन क्रिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। वाटर साइकिल में वाष्पन की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये रहा आपका वाष्पन वाला टॉपिक, जिसको आपने अच्छे से समझा, क्लियर किया। आई होप की चीजें आपको याद रहेंगी, आप इनसे अच्छे से अच्छे नोट्स प्रिपेयर करोगे और फिर लंबे समय तक चीज़ों को याद रखोगे। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, दीजिए मुझको इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।